वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट नंबर 4 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नेम है स्किन मैनेजमेंट, जिसको हम प्रेशर अल्सर और बेड सोर भी कहते हैं। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आपके एग्जाम में इस यूनिट से बहुत से एमसीक्यूज आते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसी के साथ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। इस यूनिट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ये है, इसका पार्ट 2 का लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर जो है आप इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। इस यूनिट के एमसीक्यूज भी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिसको आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे कि स्किन मैनेजमेंट एमसीक्यूज बाय फरमान, तो वो आपके पास आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं स्किन मैनेजमेंट लेक्चर को। तो प्रेशर अल्सर और बेड सोर की हमारे पास जो फर्स्ट डिफिनेशन है वो ये है कि अ प्रेशर अल्सर और बेड सोर or decubitus ulcer is a localized injury to the skin and underlying tissue, usually over a body prominence as a result of prolonged unrelieved pressure। देखो, जब आपके बॉडी का जो बोनी पार्ट है, मतलब अगर मैं हाथ की बात करूं या जो आपके जो है बैक की बात हो रही या नी वगैरह की बात, कि जब आपके बोनी प्रोमिनेंस होते हैं उस पर जब एक ज़्यादा टाइम तक एक प्रेशर रहे तो वहाँ पे आपके पास क्या एक वुंड सा बन जाता है, एक स्कार सा बन जाता है, एक सोर सा बन जाता है, जिसको हम बेड सोर कहते हैं, जिसको हम प्रेशर अल्सर कहते हैं और उसको डिक्यूबिटस अल्सर भी कहते हैं। देखो, ये कब होता है कि जब आपके पास हॉस्पिटल में या घर में कोई पेशेंट बेड रिडन है, वो बेड पे पड़ा हुआ है ज़्यादा टाइम के लिए और आप उसकी स्पेसिफिक टाइम पे जो है पोजीशन चेंज नहीं करते, तो फिर क्या होता है, फिर जो उसके बॉडी का जो क्या होता है कि उसके बॉडी में जो बोनी प्रोमिनेंस है, बोनी पार्ट है उसके बॉडी का, उसके ऊपर तो स्किन होता है। अब वो स्किन बोन और बेड सरफेस के दरमियान में पंस जाता है, दरमियान में आ जाता है, उस पर प्रेशर लगता है और उस प्रेशर की वजह से वहाँ के वहां की स्किन में ब्लड सप्लाई आपके पास क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, बंद हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहां की सेल की नेक्रोसिस, वहां के सेल की टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है और उसको कहते हैं प्रेशर अल्सर, बेड सोर और डिक्यूबिटस अल्सर उसको कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन है कि अ प्रेशर अल्सर इज अ वुंड विद लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस, और जब आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया में टिश्यू नेक्रोसिस हो जाए, वहां पे जख्म बन जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं प्रेशर अल्सर। इट इज आल्सो नोन एज प्रेशर सोर, बेड सोर, डिक्यूबिटस सोर और डिस्टॉर्शन सोर। तो ये तमाम आपके पास क्या है, ये प्रेशर अल्सर, बेड सोर के नेम से, लिहाजा इनको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, इसमें कोई भी नेम वो आपके पास यूज कर सकता है। उसके बाद है कि डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ अल्सर अ प्रेशर अल्सर में बी एक्यूट वुंड और क्रॉनिक वुंड। ये डिपेंड करता है आपके अल्सर की डेप्थ पे, जो आगे हम पढ़ेंगे कि इसके फिर हम 4 स्टेजेस हमारे पास आ जाते हैं। बेसिकली 6 स्टेज है, मेन 4 है और 6 हमारे पास स्टेजेस हैं। तो फिर क्या होता है कि आपके पास ये जितना गहरा जख्म होगा उसके मुताबिक ये हमारे पास एक्यूट और क्रोनिक में हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और द अंडरलाइंग का जो है वो क्या है, वो प्रेशर है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि ये होता आपके पास प्रेशर की वजह से, कि आपके पास स्किन के ऊपर प्रेशर होता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई आपके पास कम हो जाती है। जिस सेल में ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, सेल डेथ, वहाँ पे टिश्यू डेथ होती है और उसको कहते हैं प्रेशर अल्सर। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास कि मोस्ट प्रेशर अल्सर डिवेल्प व्हेन सॉफ्ट टिश्यू इज कंप्रेस्ड बिटवीन अ बोनी प्रोमिनेंस एंड एक्सटर्नल सरफेस फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यही बातें जो मैंने आपको कही कि जब आपके पास बोनी प्रोमिनेंस आपके बॉडी के होंगे, मतलब कि आपकी स्किन के नीचे जो बोन होते हैं वो वाला एरिया जब एक सरफेस के साथ ज़्यादा टाइम तक अटैच रहता है तो
वहाँ पे फिर ब्लड सप्लाई आपके पास कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के सेल की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है और आपके पास प्रेशर अल्सर डेवलप हो जाता है। अब सेकंड हमारे पास है कि ये प्रेशर अल्सर या बेड सोर का जो वुंड होता है ये क्यों डेवलप होता है, किस तरह डेवलप होता है। तो 2 मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट टू प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट। फर्स्ट क्या है कि एक्सटर्नल प्रेशर दैट कंप्रेस्ड ब्लड वेसल। एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है आपके क्या हो, आपके उस स्किन पे कि एक तरफ तो स्किन के नीचे आपके पास बोन है, बाहर से एक जगह पे आप बैठे हुए हो या लेटे हुए हो तो वो बेड की वजह से आप पे प्रेशर पड़ता है, तो उस वजह से आपके पास क्या हो जाते हैं, वो ब्लड वेसल कंप्रेस हो जाते हैं। जब ब्लड वेसल कंप्रेस हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई आपके पास डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पे सेल डेथ होना शुरू हो जाती है। दूसरा क्या है कि friction and shearing force that tear and injure blood vessel and abrade the top layer of skin। क्या होता है कि जब आपका बोनी प्रोमिनेंस एक सरफेस पे ज़्यादा टाइम तक है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह ख़त्म हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं। अब अगर उस पेशेंट की पोजीशन गलत तरीके के साथ चेंज हो या वो ऊपर जब नीचे जो है ख़ुद को घसीटता है, तो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो जो सेल थोड़े बहुत डैमेज हुए थे वो और डैमेज हो जाते हैं और आपके पास प्रेशर अल्सर वो डेवलप हो जाता है। सही है। फ्रिक्शन क्या है, फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू स्किन सरफेस। जिस तरह जो है आप अपने हाथों को मलते हैं ये फ्रिक्शन फोर्स, तो उस वजह उस तरीके से जो आपका स्किन उसका पैरेलल मोमेंट बेड सरफेस पे ये आपके पास क्या काज करता है, फ्रिक्शन काज करता है। शेयरिंग फोर्स किसे कहते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रेशर कॉमनली अकर ड्यू टू फोरल पोजीशन। इसमें क्या होते हैं, एक तो फ्रिक्शन होती है क्योंकि 100% तो स्टैटिक कोई नहीं रह सकता ना बेड पे, थोड़ा बहुत वो इधर उधर जो मूवमेंट करेगा फ्रिक्शन काज होगी। फ्रिक्शन के साथ जो प्रेशर, फ्रिक्शन और प्रेशर कंबाइन होके आपके पास शेयरिंग फोर्स बनाते हैं और ये आप में क्या काज कर लेता है, प्रेशर अल्सर काज कर लेता है। तो मेरा तो ख्याल है कि इंशाल्लाह अभी आपको समझ आ गई होगी कि प्रेशर अल्सर हमारे पास क्या होता है और ये किस तरह डेवलप होता है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्रेशर अल्सर, कि ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है कि प्रेशर अल्सर किस तरह होता है। वेरियस रिस्क फैक्टर एक्ट ऑन एरिया ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ओवरलाइंग बोनी प्रोमिनेंस। देखो बहुत से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या कर लेते हैं, वो आपके बोनी सरफेस पे प्रेशर वो प्रेशर जो है वो आपके बोनी सरफेस पे होता है, सॉफ्ट टिश्यू पे होता है। व्हेन दिस प्रेशर एक्सीड नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर, एक तो हमारे कैपिलरी में जो ब्लड फ्लो करते हैं उसका अपना प्रेशर होता है, लेकिन अगर ये प्रेशर बढ़ जाए उस पे तो क्या होगा, तो आपके पास कैपिलरीज में ब्लड सप्लाई नहीं होगी। अक्लूजन एंड टेयरिंग अ स्मॉल ब्लड वेसल, जो आपके पास स्मॉल ब्लड वेसल होंगे वो नैरो होते जाएंगे और उसमें ब्लड सप्लाई आपके पास क्या होगी, कम होगी। रिड्यूस टिश्यू परफोरेशन, आपके पास जो टिश्यू है जिसकी तरफ वो वेसल्स ब्लड लेकर जाते हैं उसकी आपके पास परफोरेशन रिड्यूस हो जाएगी। परफोरेशन किसे कहते हैं, कि टिश्यू की तरफ खुराक को ले जाना और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट को वापस ले आना, ये प्रोसेस आपके पास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाती है, इस्केमिक नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। अगर ब्लड सप्लाई टिश्यू को बंद हो जाए तो फिर वो टिश्यू किस तरह नरिश रहेंगे, तो उसमें फिर आपके पास क्या हो जाती है, इस्केमिक नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है और आपके पास प्रेशर अल्सर काज हो जाता है। मैं फिर आपको समझा दूं कि जब आपका बोनी प्रोमिनेंस जो है वो किसी सरफेस पे एक ज़्यादा टाइम तक रहता है तो फिर क्या हो जाता है, वो प्रेशर आपके बोनी प्रोमिनेंस पे पड़ता है, आपके स्किन के ऊपर पड़ता है। जब स्किन के ऊपर पड़ता है तो वहाँ पे जो नॉर्मल कैपिलरीज होती हैं, अगर वो प्रेशर उससे ज़्यादा इंक्रीज कर जाए तो वो कैपिलरीज की आपके पास क्या हो जाती है, अक्लूजन हो जाती है, वो आपके पास तंग हो जाते हैं। जब वो तंग हो जाते हैं तो टिश्यू की तरफ ब्लड सप्लाई आपके पास कम रहती है। जब ब्लड सप्लाई टिश्यू की तरफ कम होगी या ख़त्म होगी, आपके पास नेक्रोसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। नेक्रोसिस हमारे पास सेल डेथ को कहते हैं और उसके बाद फिर आपको प्रेशर अल्सर या बेड सोर हो जाता है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है,
काज क्या है। तो वही बात जो हमने अभी पिक्चर में आपको बता दी कि प्रेशर अल्सर आर ड्यू टू लोकलाइज इस्कीमिया, a deficiency in blood supply to the tissue, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया। the tissue is compressed between two surface, usually the surface in the bed and bony skeleton, when greater than 32 mm of pressure then it cause, ये क्या काज करता है, आपके पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई खत्म हो जाती है और आपके पास क्या हो जाता है, प्रेशर अल्सर काज हो जाता है। देखो जब आपके पास ब्लड सप्लाई बंद होगी तो वहाँ पे जिस जगह जहाँ तक आपके पास ब्लड सप्लाई है वहाँ पे आपके पास फ्लूइड एक्युमुलेशन होगी। तो उस एक्युमुलेशन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइपरीमिया। हाइपरीमिया के बाद आपके पास जो वेसल वो डायलेट हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उस जगह पे आपके पास जख्म बन जाता है। तो ये क्या है, ये प्रेशर अल्सर की इटियोलॉजी है। अब हमारे पास पेशेंट डिफरेंट पोजीशन में होते हैं, तो डिफरेंट पोजीशंस की में किस किस जगह पे आपके पास प्रेशर अल्सर हो सकता है, तो यहाँ उसके नेम इन्होंने दिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये आप एमसीक्यूज के लिए ये नेम याद रख लें, इसमें से वो एमसीक्यूज लेकर आ सकता है। बाकी वो आप जो है ये एक्सप्लेन नहीं करना कि हर एक जगह पे क्यों होंगे, किस तरह होंगे, क्योंकि प्रेशर अल्सर के काजिज कॉमन है, वही सेम काज है, वही सेम उसका सेटअप है। तो अगर कोई पेशेंट सोपाइन पोजीशन में है, ये अभी मैं पिक्चर के थ्रू आपको दिखाऊंगा। अगर कोई पेशेंट सोपाइन पोजीशन में तो उसका हील, सैक्रम, एल्बो, स्कैपुला और बैक ऑफ हेड, तो ये वो लोकेशन है जिस पे आपके पास प्रेशर अल्सर हो सकती है। सोपाइन कहते हैं सीधा लेटा हुआ हो जिसका फेस ऊपर साइड की तरफ हो। अगर कोई पेशेंट, कोई पर्सन लेटरल पोजीशन में हो तो उसके क्या, उसके मेलियस जो मीडियल एंड लेटरल पोर्शन है, नी, ग्रेटर ट्रंक और इलियम, शोल्डर, ईयर एंड पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन जो लेटरल पोजीशन में है वो आपके पास क्या है, उसमें प्रेशर अल्सर या बेड सोर हो सकता है। जो प्रोन उल्टे पोजीशन में अगर कोई पेशेंट हमारे पास है कि किसकी अगर कोई वर्टिब्रल कॉलम या कोई और टाइप ऑफ सर्जरी हुई है जिसमें उसको उल्टा लेटना पड़ रहा है, तो उसके टोज, नी, जेनिटेलिया, ब्रेस्ट, शोल्डर और चीक एंड ईयर, ये क्या है, ये एक ऐसे पार्ट हैं जिसमें आपके पास वो अल्सर हो सकता है, बेड सोर और प्रेशर अल्सर हो सकते हैं। ये नेम आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और जो फोलर पोजीशन है, तो फोलर पोजीशन ये पोजीशन होता है जो बैठे हुए किसी पर्सन का जो पोजीशन हो, उसमें हील्स, पेल्विक, सैक्रम एंड वर्टिब्रा, ये ऐसे पार्ट हैं जिसमें आपके पास प्रेशर अल्सर या बेड सोर हो सकते हैं। अब इस पिक्चर में इन्होंने आपको पिक्चर के थ्रू दिखाया हुआ है कि अगर आप सोपाइन पोजीशन में है तो ये जो आपके पास पिंक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ये वो पोर्शन है जिसमें आपके पास प्रेशर अल्सर या बेड सोर बन सकते हैं। ये हमारे पास जो है फोलर पोजीशन है और ये लेटरल पोजीशन है। तो इसको बाकी एक्सप्लेन जो है अच्छे तरीके के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो गूगल पे जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पिक्चर में इन्होंने आपको क्लियर कट वहाँ पे स्पॉट से बने हुए हैं जहाँ पे आपके पास क्या है, प्रेशर अल्सर के चांसेस है, जहाँ पे आपके पास प्रेशर अल्सर हो सकता है। अब हम रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो क्या है, जो आपको रिस्क पे डालते हैं कि आप में क्या हो, आप में प्रेशर अल्सर हो। तो रिस्क फैक्टर को हमने मेनली डिवाइड किया है टू में। एक हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर है, दूसरे हमारे पास एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास है उसमें क्या है, आपके पास माल न्यूट्रिशन, कोई पर्सन माल नरिश्ड है, सही है, तो ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट वगैरह की कमी हो सकती है जिसकी वजह से उसके बॉडी स्किन वगैरह वो डैमेज जो है वीक पड़ सकता है और प्रेशर अल्सर फिर उसमें इजीली होता है। कोई सी पर्सन को डिहाइड्रेशन हो या 870 से ज़्यादा हो, डिहाइड्रेशन होगी तो फिर भी स्किन उसका ड्राई वगैरह होगा जिसमें क्रैक्स वगैरह इजीली पड़ेंगे। इसके बाद अगर किसकी 870 से ज़्यादा है
तो वो भी ज़्यादा टाइम बेड पे गुजारेगा। डिसेबिलिटी, अगर किसकी मोबिलिटी कम है वो ज़्यादा जो है वो वॉक वगैरह कम करता है। इसके बाद टेम्परेचर ज़्यादा है या एक्सेसिव पर्सपिरेशन किसी को होती है, तो पर्सपिरेशन की वजह से क्या हो जाता है कि वो स्किन आपके पास उस जगह पे इन्फेक्शन, उस जगह पे वुंड वगैरह बनना ईजी हो जाता है, वहाँ के सेल जो आपके पास होते हैं वो साफ बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर प्रेशर अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सेसिव पर्सपिरेशन किसी को होती है, यूरिनरी या फीकल इनकॉन्टिनेंस है कि वो यूरिन और फीसेस जो उसके पास हो जाते हैं उस पे उसका कंट्रोल नहीं है, तो उस वजह से भी उसकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है, वो इन्फेक्टेड हो सकती है, जिसमें फिर आपके पास प्रेशर अल्सर इजीली होती है। इसके बाद अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन है या कोई इनों में से इलनेस है, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से या तो ब्लड सप्लाई उस बॉडी पर्सन में कम है या जिसकी वजह से उसको बेड रेस्ट बताया गया है, तो ये आपके पास वो रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आपके पास प्रेशर अल्सर और बेड सोर हो सकते हैं। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं तो उसमें प्रेशर ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया, शेयर फोर्स, फ्रिक्शन, मॉइस्चर, ये ऑलरेडी ये चीज़ें जो हैं हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये क्या है, ये आपके पास प्रेशर अल्सर पर के डेवलप होने में आपको रिस्क पे डालती है, तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, मिनिमाइज करनी है। अदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बेड सोर आर पोर लिफ्टिंग और ट्रांसफरिंग टेक्निक, इनकरेक्ट पोजिशनिंग, हार्ड सपोर्ट सरफेस एट्सेट्रा। अगर आप लिफ्टिंग वगैरह गलत करते हैं जिसकी वजह से आपके जो है वो सर्फ बोनी प्रोमिनेंस वो कंप्रेस हो जाते हैं, या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी है या हार्ड सरफेस वगैरह पे आप ज़्यादा टाइम तक लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं, तो फिर आपने क्या हो जाते हैं, आप रिस्क पे होते हैं कि आप में बेड सोर या प्रेशर अल्सर डेवलप हो। अब लास्ट पार्ट जो इस लेक्चर का है वो है स्टेजेस, कि अब हम इसके 6 स्टेजेस पढ़ेंगे जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल डेप्थ ऑफ द टिश्यू डैमेज देयर आर 4 स्टेजेस, स्टेज 1, 2, 3, 4, और अब 2 और स्टेज पे ऐड हुए हैं कि सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी एंड अनस्टेजेबल। तो ये एक एक करके पिक्चर के थ्रू अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो जो फर्स्ट स्टेज हमारे पास है तो उसमें क्या होता है कि स्किन इज इंटैक्ट and show a non-blanchable localized redness or erythema over a bony prominence। जो हमारे पास स्टेज नंबर फर्स्ट है उसमें क्या होता है, उसमें जो स्किन होती है उस जगह पे आपके पास क्या होगी, रेडनेस होगी, लेकिन वो स्किन आपके पास इंटैक्ट रहेगा, वहाँ पे सिर्फ रेडनेस होगी जो आपको ये बताएगा कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या है, स्टॉप हुई है, यहाँ पे एक्युमुलेशन हो रही है। इसके बाद redness remain after pressure is released. Sign and symptom may include pain, film soft, warm or cool compared to adjacent tissue epidermis। जो आपका स्टेज पार्ट फर्स्ट है इसमें एपिडर्मस इन्वॉल्व होता है, ये भी MCQs के लिए याद रख लें। इसके बाद इसमें आपके पास प्रेशर रिलीव भी हो जाए फिर भी आपके पास क्या होगा, स्किन की रेडनेस उसी तरह होगी, और ये स्टेज नंबर फर्स्ट है। स्टेज नंबर सेकंड जो हमारे पास है कि अ पार्शियल थिकनेस वूंड, सुपरफिशियल ब्रेक इन द एपिडर्मस और पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ डर्मस। इसमें एपिडर्मस और डर्मस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और ये क्या करता है, ये आपके पास प्रेजेंट एज अ शाइनी ड्राई शेलो अल्सर विदाउट स्लैश और ब्रूशिंग। ये आपके पास अल्सर को प्रेजेंट करता है जिसका कलर क्या होगा, येलोवे शाइनी ड्राई उसका कलर होता है, ड्राई कलर ड्राई होता है और वो शाइनी टाइप होता है। और इसमें क्या, इसमें एपिडर्मस और डर्मस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट MCQs है कि इन दिस स्टेज द अल्सर में बी रिफर्ड एज ब्लिस्टर। इस स्टेज में फिर आप उसको ब्लिस्टर कह सकते हैं उस अल्सर को। स्टेज नंबर 3 में क्या होगा कि इसमें एपिडर्मस और डर्मस के साथ सबक्यूटेनियस लेयर भी आपके पास इन्वॉल्व होती हैं, कि स्किन ब्रेक विद डीप टिश्यू इन्वॉल्वमेंट डाउन टू सबक्यूटेनियस लेयर, फुल थिकनेस स्किन टिश्यू लॉस। इसमें स्किन की फुल थिकनेस लॉस होती है
और सबक्यूटेनियस लेयर जो है वो आपको नज़र आ रहा होता है। सबक्यूटेनियस फैट में बी विजिबल बट बोन टेंडन और मसल नॉट एक्सपोज। सबक्यूटेनियस फैट तो विजिबल होगा लेकिन इसमें बोन वगैरह आपको नज़र नहीं आएंगे, मतलब इसकी डेप्थ इतनी नहीं होगी कि उस वूंड में आपके पास क्या हो, बोन आपके पास नज़र आ जाए। इसमें एपिडर्मस, डर्मस और सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। स्टेज नंबर 4 प्रेशर अल्सर में क्या होता है कि स्किन ब्रेक विद डीप टिश्यू इन्वॉल्वमेंट डाउन टू द बोन टेंडन और मसल्स, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस विद एक्सपोज बोन टेंडन और मसल। इसमें क्या होता है आपके पास वो वूंड का जो बोन है वो आपके पास एक्सपोज हो जाता है, स्किन की फुल थिकनेस आपके पास ख़त्म हो जाती है। और क्या होता है कि इसमें ऑफन इंक्लूड अंडरमाइनिंग एंड टनलिंग, इसमें आपके पास बोन वगैरह में सुराख अक्सर कार हो जाते हैं और ये आपके पास क्या हो जाते हैं स्टेज नंबर 4 प्रेशर अल्सर में आता है। जो हमारे पास 5th है वो अनस्टेजेबल, जिसको हम किसी भी स्टेज में नहीं रख सकते। उसमें क्या होता है कि फुल थिकनेस टिश्यू लॉस इन विच द बेस ऑफ अल्सर इज कवर्ड बाय स्लॉश येलो, ग्रे, ग्रीन और ब्राउन एंड आर एस्कर ब्राउन और ब्लैक इन द वूंड बेड। क्या होता है कि वहाँ पे अल्सर के ऊपर आपके पास कलर जो है क्या होगा, उसके ऊपर लेयर्स होगी, येलो, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन और ब्लैक, किसी भी कलर की ये आपके पास हो सकती हैं। दिस लार्ज आर एस्कर मस्ट बी रिमूव बिफोर द ट्रीटमेंट। और जब आप जो है इसको ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो इस कार को सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। उसके बाद जो है ना आपने इसकी ट्रीटमेंट करनी है। और लास्ट स्टेज जो हमारे पास है सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी, इट इज़ अ पर्पल और मैरून लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डिसकलर्ड इंटेक्ट स्किन और ब्लड फ्लूइड ब्लिस्टर बिकॉज ऑफ डैमेज टू अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू। इसमें क्या होते हैं कि अंडरलाइंग जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और वहाँ पे आपके पास लोकलाइज वहाँ पे ब्लिस्टर टाइप से बन जाते हैं। लेवल ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस इज सस्पेक्टेड टू बी डीप। और जो आपके पास सस्पेक्टेड डीप टिश्यू जो होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें ये होता है कि आपके पास वूंड जो होते हैं वो काफ़ी गहरे होते हैं। तो ये हमारे पास स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर थे, इसके काजेस थे। इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर जो है आप इसका पार्ट 2 रिमेनिंग पार्ट पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।